हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, हम अपने प्रीवियस सेशन में आपका क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसका 17 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने पार्ट 1 जाना और पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या जाना, तो हमने जाना कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। हमने मून के बारे में भी थोड़ा सा जाना, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हमने पढ़े। देन हमने स्टार्स और डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टलेशन भी जो है पिछले पार्ट में कवर कर लिए थे। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम जो सोलर सिस्टम है उसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है और जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी 8th क्लास के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोलर सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लैनेट से मिलकर बना होता है। अर्थ के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं और एक सोलर सिस्टम में एक ही स्टार रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा स्टार है वो सन है और सन की फैमिली को ही, सूरज के परिवार को ही क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको सोलर सिस्टम और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो सन और वो सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, जैसे कि सारे प्लैनेट्स हो गए और एस्टेरॉइड्स हो गए और भी बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, उन सब से मिलकर कंबाइनली क्या बना है, तो सोलर सिस्टम बना है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, तो फिर से पढ़िए इस पॉइंट को कि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, उनको हम ब्रीफली एक एक कर पढ़ने वाले हैं अपनी आगे वाली स्लाइड्स में। ओके, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जो सन के अराउंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं वो किस वजह से कर रही हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंस है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और पर्टिकुलर उस प्लेनेट के बीच, उसकी वजह से जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सोलर सिस्टम में सन और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, उन सब से कंबाइनली मिलकर सोलर सिस्टम बना है। और वो किस लिए रिवॉल्व कर रही हैं, जो सारी बॉडीज हैं, जो सारे प्लैनेट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो सारे प्लैनेट्स हैं, जो सारी बॉडीज हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। मूविंग अहेड, देखिए द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जो हमारी अर्थ है आपको पता है कि वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इट इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ प्लेनेट। आपको पता है कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम की एक मेंबर भी है और एक प्लेनेट भी है। अब आप यहाँ पर देखें कि देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को छोड़कर 7 और ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हमने देखा कि क्या है, सोलर सिस्टम में अर्थ जैसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो अभी इसने बताया ना कि अर्थ के अलावा भी 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जो है हमें इन्हीं 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो 8 प्लैनेट्स इसने अभी आपको बताए, ये सन के डिस्टेंस के हिसाब से बताए। सन के सबसे पास मर्क्यूरी है, देन उससे दूर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, इस तरह से जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमको सारे ब्रीफली एक एक कर डिस्कस करने हैं। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो जान लेते हैं हम सन के बारे में कि सन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सोलर सिस्टम के अंदर हमें सन
और सन की फैमिली यानी कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। ओके, इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो सन है वो हमारी अर्थ से, यानी कि जहां हम रह रहे हैं वो हमारी अर्थ है, तो हमसे सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो सन है, और सन ह्यूज अमाउंट में लाइट एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है। देन द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सारी एनर्जी हमें मिल रही है, जो सारी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप देख सकते हैं सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ की ही बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सारे प्लैनेट्स की बात कर रहा है। तो सारे प्लैनेट्स का एक ही सोर्स है सन। ओके, हीट एंड लाइट के लिए सारे प्लैनेट्स के लिए एक ही सोर्स है सन। तो आई होप आपको जो है वो सन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। तो देखिए, द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स ट्विंकल वेयर प्लैनेट्स डू नॉट। अब ये बता रहा है कि प्लैनेट्स स्टार्स जैसे ही दिखते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता अगर आप सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखें तो। बट हम डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो ट्विंकल नहीं करते, वहीं स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं और उनकी खुद की लाइट होती है। तो आई होप आपको जो बेसिक दो डिफरेंस हैं स्टार्स और प्लैनेट के बीच वो पता चल गए होंगे। अब देखिए, अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमने अभी देखा, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उस पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए, एक रेवोल्यूशन पूरा कोई प्लैनेट अगर करता है तो उसे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। वहीं एक रोटेशन करने में किसी प्लैनेट को जितना टाइम लगता है उसे पीरियड ऑफ रोटेशन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है। ओके, बहुत कुछ याद करने नहीं होता साइंस में, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द पाथ इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। अब ये क्या कह रहा है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा, यानी सन के चक्कर लगाने का जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा अगर हम सन से दूर जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मर्क्यूरी सन के बहुत पास है तो मर्क्यूरी कम टाइम में सन का चक्कर लगा लेगा, वहीं वीनस को मर्क्यूरी की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगेगा, वीनस की अपेक्षा जो है अर्थ को और ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर हम बात करें मार्स की, जुपिटर की, तो इनको अर्थ से भी ज़्यादा टाइम लगेगा सन के एक चक्कर लगाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। अब देखिए, आगे चलें, हमने प्लैनेट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। देखिए, जो प्लैनेट्स हैं वो दो तरह से जो है मोशन करते हैं, एक तो वो सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं और दूसरा अपनी ही एक्सिस पर घूम रहे हैं। तो जब वो सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं तो उसे रिवोल्यूशन कहा जा रहा है, और जब वो अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है तो उसे रोटेशन कहा जा रहा है। और एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है किसी प्लैनेट को, उसे उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कहा जाता है। मैं और अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जो अर्थ है उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है? तो 365 डेज अप्रॉक्स है। वहीं अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? तो 24 आवर्स आप समझ सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है। चलिए अगले पॉइंट पर हम बढ़ें। तो सम are known to have moons, or we can say satellites revolving around them. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. अब क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी कि अपने अपने मून हैं, अपना अपना चंद्रमा है। अब सैटेलाइट की यहाँ पर डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, एक बार फिर से देखिए कि एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड another celestial body is called its satellite। अब यहाँ पर
थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो क्या अर्थ को सन की सैटेलाइट कह दिया जाएगा? नहीं। यहाँ पर आपको समझना है कि किसी भी प्लेनेट के अराउंड अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसको उसकी सैटेलाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ की जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून है, हमारे चंदा मामा है। देखिए, वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। अब भी मैंने आपको बताया, अगर सन के रिस्पेक्ट में अर्थ को देखेंगे तो सन की सैटेलाइट अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में मून को देखेंगे तो अर्थ की सैटेलाइट मून जरूर है। तो वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। Moon is a satellite of the Earth. There are many man-made satellites revolving around the Earth. These are called artificial satellite. तो आपको समझ में आया नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बीच में डिफरेंस? आई होप आपको यहाँ तक जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और सारे प्लैनेट्स को एक एक कर हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है मर्क्यूरी, यानी कि बुध का। तो अगर इसके बारे में हम पॉइंट्स देखें तो प्लैनेट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू सन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। देन बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट। अब देखिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि मर्क्यूरी सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देखिए हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, हमारे अर्थ के पास मून है, लेकिन जो मर्क्यूरी है क्योंकि वो सन के बहुत ज़्यादा पास है उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आई होप आपको जो है वो ये चीज़ प्रिटी क्लियर हो गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर अगले प्लेनेट की हम बात करें तो आता है वीनस, यानी कि शुक्र। ओके, देखिए वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। अब जो वीनस है उसे हम अर्थ का पड़ोसी भी कहते हैं और ये रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट होता है। ओके, समटाइम्स वीनस एपियर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट एपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। ओके, देख सकते हैं आपकी यहाँ पर 2 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि कई बार जो है वो वीनस ईस्टर्न स्काई में दिखता है सूर्योदय से पहले, यानी सनराइज से जस्ट पहले, और कई बार ये वेस्टर्न स्काई में दिखता है सनसेट के बाद। ओके, तो आपको जो है ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले पॉइंट के बारे में इसके जाने। तो देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार। भाई आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है। अब प्लेनेट कोई स्टार नहीं है लेकिन उसका नाम है कि भाई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार। तो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से टैकल करके आएँ। चलिए वीनस पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट प्लेनेट पर चलेंगे, बट वीनस का एक पॉइंट और डिस्कस हम लोग कर लें कि वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। अब देखा हमने कि मर्क्यूरी के पास भी सैटेलाइट नहीं था और वीनस के पास भी सैटेलाइट नहीं है। पिछली स्लाइड में हमने मर्क्यूरी और वीनस के बारे में जाना, अपनी इस स्लाइड में हम लोग अर्थ यानी कि पृथ्वी को डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी के क्या यूनिक फीचर हैं और पृथ्वी पर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो किस वजह से कर रही है। तो देखिए The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. अर्थ सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, तो उन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। देन सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और क्या वो कंडीशंस हैं, क्या वो वजह हैं, तो आइए उनको भी डिस्कस कर लें कि दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इट इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज। ओके, सन से पर्टिकुलरली ना बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है, जिस वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, जिस वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, सो दीज पर्टिकुलरली दीज फ्यू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, जिनकी वजह से जो है वो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में और अर्थ के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्यों जो अर्थ है वो अगर हम उसको स्पेस से देखते हैं तो वो हमें ब्लू ग्रीन नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको पहले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अब भाई हमें ब्लू ग्रीन नज़र क्यों आती है? तो क्योंकि अर्थ पर पानी और जो लैंड मास है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हमें जो है अर्थ ब्लू ग्रीन नज़र आती है। आगे चलें, अगला पॉइंट देखें कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब भाई ये कह रहा है कि जो अर्थ की एक्सिस है वो प्लेनेट के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो कैसी है? तो कुछ एंगल पर टिल्टेड है। ओके, कुछ एंगल पर टिल्टेड है, उसी वजह से हमें सीजन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, हमें विंटर समर रेनी सीजन देखने को मिलता है। इन चीज़ों को आप ब्रीफली आगे वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि पूरे 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट पर लाइफ है, और वो प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। और लाइफ क्यों है वो भी हमने जाना कि सूटेबल टेम्परेचर है, ओके, वाटर और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और ओजोन की लेयर है। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से जो है वो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और देखिए अगले पॉइंट में जो मैंने अभी आपको बताया वही क्लियर कर रहा है कि द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अर्थ पर जो है अब मून आ गया है। हमने वीनस और मर्क्यूरी पर देखा था कि कोई भी मून नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ के पास एक मून है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, मार्स। यानी कि अब हम जो है वो मंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। अभी तक हमने देखा कि अर्थ और सन के बीच 2 प्लैनेट्स थे, मर्क्यूरी और वीनस। अब अर्थ के बाहर एक प्लैनेट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मार्स। और मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है उसके पीछे आप देखिए, क्योंकि इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जूनियर्स बताइए रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्स को ही जो है वो रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। हमने देखा था कि अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट थी, वहीं अगर हम मार्स की बात करें, मंगल की बात करें, तो मंगल के पास 2 जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब जब हम बात मंगल की कर रहे हैं तो मंगलयान की भी बात कर लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऑन November 5, 2013। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन September 24, 2014। अब जो है इंडिया ने अपना पहला मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया और 24 सितंबर 2014 को जो है उनका जो मार्स मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। मंगलयान उनका मार्स के ऑर्बिट पर लैंड हो गया। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। भाई क्या हुआ, जैसे ही 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल पर लैंड हुआ तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री बन गई जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कारनामा कर दिखाया। अगर आपको मंगलयान के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप अक्षय कुमार की वो मूवी देखें, मिशन मंगल। मैंने भी देखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली मूवी है। तो यहाँ पर हमने मंगल को भी बहुत अच्छे से जान लिया। तो जूनियर्स, अभी तक हमने जो 4 प्लैनेट्स पढ़े उन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब हम आउटर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आउटर प्लैनेट्स में आता है जुपिटर, जो कि मार्स के बाद आता है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा मर्क्यूरी था, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, इट ऑल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट। भाई इसके पास ना बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं और आप यहाँ पर फेंट रिंग्स देख सकते हैं।
इसके पास जो है वो फेंट रिंग्स भी रहती हैं, जिसकी वजह से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि जुपिटर कौन सा है। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। अगर आप इसको टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, वैसे तो जो है वो जुपिटर के बहुत सारे मून्स रहते हैं, लेकिन आप इसको टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो आपको 4 जो इसके मेजर मून्स रहते हैं वो दिखाई दे जाएंगे। तो आपको जो है वो जुपिटर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैटर्न। तो बियॉन्ड जुपिटर देयर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। ओके, व्हाट मेक्स इट्स यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। अब भाई जुपिटर के बाद जो अगला प्लेनेट आता है वो सैटर्न है, और पूरे सोलर सिस्टम में सैटर्न बड़ा ही यूनिक प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो ये यूनिक रिंग्स रहती हैं, जिसकी मदद से जो है आप जान सकते हैं कि सैटर्न कौन सा प्लेनेट है। और सैटर्न को अगर हम और जानें और इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, यू कैन ऑब्जर्व देम विद आ स्मॉल टेलीस्कोप। अब देखिए, अगर आप स्पेस में चीज़ें देख रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगी। उसको देखने के लिए आपको किसकी मदद लगेगी? तो टेलीस्कोप की मदद लगेगी। और सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए, जैसे जैसे हम सन से दूर जाते जा रहे हैं, प्लैनेट्स बड़े होते जा रहे हैं और उन क्या होता जा रहा है, उनके सैटेलाइट्स भी जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सैटर्न के बाद हम बात करते हैं यूरेनस एंड नेपच्यून की। अब ये दो जो है वो हमारे 7th और 8th प्लैनेट हैं। तो अगर यूरेनस और नेपच्यून की बात की जाए तो दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप लाइक वीनस। यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, जो सारे प्लैनेट्स होते हैं उनका एक डिफरेंट मोशन होता है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। लेकिन हम वीनस और यूरेनस की बात करें तो क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीनस और यूरेनस दो ऐसे यूनिक प्लैनेट हैं जिनका रोटेशन बाकी प्लैनेट से उल्टा रहता है। तो यहाँ पर हमने सारे प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हमने मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून सारे प्लैनेट्स को पढ़ लिया। आपको ध्यान रखना है 8 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो आई होप आपको प्लैनेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। Moving ahead in our session, there are some other bodies which revolve around the sun. Planets के अलावा भी कुछ और bodies होती हैं जो sun के around revolve करती हैं। They are also members of solar system. तो अब हम उन्हीं कुछ बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। ओके, तो देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके, जो मार्स और जुपिटर है उनके ऑर्बिट के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है, और उसी गैप में जो है वो एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है वो मार्स है और ये जुपिटर है, और यहाँ पर आप एक बेल्ट देख सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट इज मेड अप ऑफ बिग रॉक्स इन आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो आई होप आपको जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। अब देखिए, मैंने एक बार आपको फिर क्लियर कर दिया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। अब देखिए, बार बार ये लार्ज टेलीस्कोप कह रहा है, तो आपको समझ लेना है कि जो आपको यूनिवर्स में, आपको सोलर सिस्टम में चीज़ें देखने मिलेंगी वो लार्ज टेलीस्कोप की मदद से ही देखने को मिलेंगी। आप नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, या फिर आप दूरबीन का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो आपको लार्ज टेलीस्कोप की मदद लगेगी ही लगेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। एस्टेरॉइड्स के बारे में जो हमको अगला पढ़ना है वो है कॉमेट्स। तो देखिए, अगर हम कॉमेट्स की बात करें तो अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। ओके, द लेंथ ऑफ द टेल ग्लोज इन साइज एज इट अप्रोचेस टू द सन।
क्या होता है, जो कॉमेट्स होते हैं वो गैस और डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। वो बहुत तेज मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं? तो सन की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे वो सन की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और वो इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली होगा। तो उस वजह से क्या होता है, वो जलने लगते हैं, ग्लो होने लगते हैं। और जब वो जलकर छोटे छोटे होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, वही डस्ट वही गैस रिलीज करते हैं। और वही डस्ट वही गैस किसके फॉर्म में आपको दिखाई देती है? तो एक लॉन्ग टेल के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। अब हम कॉमेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो आप हेलिस कॉमेट को कैसे भूल सकते हैं? वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। और पिछली बार ये कब आया था? तो 1986 में आया था। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अगला हेलिस कॉमेट, क्योंकि हेलिस कॉमेट हर 76 साल में एक बार आता है, तो जो पिछला हेलिस कॉमेट था वो 1986 में आया था, तो अगला हेलिस कॉमेट कब आएगा? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ड्रॉप कर कर बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मीटियोर्स की और मीटियोराइट्स की। इन्हें मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बट आप पहले मेरे साथ पढ़ लें कि मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं। तो अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. It occasionally enters the earth atmosphere. Okay, at this time it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया? That is why the bright streak lasts for a very short time. भाई मीटियोर्स जो है उन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये गैस और डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं और कभी कभार अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि ये अर्थ में एंटर कर जाएंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें खींच लेगा। जब ये अर्थ में तेजी से नीचे आएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाएंगे और कुछ देर के लिए ही अर्थ में ट्रेवल कर पाएंगे और नीचे गिरने से पहले, अर्थ के सरफेस पर गिरने से पहले ये पूरी तरह जल जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी बॉडीज को मीटियोर कहा जाता है। वहीं मैं मीटियोराइट्स की बात करूं, यही मीटियोर्स जब अर्थ पर गिर जाते हैं तो उन्हें मीटियोराइट्स कहा जाता है। ओके, आप देख सकते हैं कि यही मीटियोर्स जब अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। सम मीटियोर्स आर लार्ज and so they can reach the earth before they evaporates completely. भाई पूरी तरह एवेपोरेट होने से पहले अगर अर्थ तक वो पहुंच गया है तो उसे मीटियोराइट कहा जा रहा है। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड अ मीटियोराइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मीटियोराइट हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। अब जो है वो मीटियोराइट सोलर सिस्टम का ही तो पार्ट है। जब वो जमीन पर गिर जाता है तो साइंटिस्ट जो है वो वेरियस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा किन किन एलिमेंट से, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो मीटियोर और मीटियोराइट्स भी आपको क्लियर हुए। प्लैनेट्स के अलावा हमने क्या 4 चीज़ें और पढ़ी? तो हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में जाना, हमने कॉमेट्स के बारे में जाना, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। तो चलिए अपने इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट तो हमने पढ़ ली हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है भाई। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सारी कंट्रीज बिल्ट और लॉन्च करती हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं है। ओके, सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें जो कि इंडिया ने लॉन्च की हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसैट एटसेट्रा। तो आपको याद रखेंगे कि ये कुछ जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कि इंडिया ने लॉन्च की हुई हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या काम रहता है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ओके, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन और रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, टेलीविज़न को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वेदर को फोरकास्ट करने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक मेजर रोल रहता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ कहाँ यूज होती है। तो फोरकास्टिंग वेदर, ओके, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स एंड यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये
जो सारी चीज़ें हैं इनमें जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा 17 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें।